नमस्कार विद्यार्थियों। शुकनाशोपदेश के परिचय भाग 2 में हम जो पिछला वीडियो था उससे आगे का पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने गद्य का उद्भव, काव्य के भेद इत्यादि के बारे में जाना था। आज में हम आख्यायिका और कथा, जो गद्य काव्य के मुख्य दो भेद हैं, कथालिका और इनसे अतिरिक्त, तो कथा और आख्यायिका में क्या भेद होता है इसको जान लेते हैं। यह आपके परीक्षा में भी पूछा जाता है। कथा में जो कथा वस्तु होती है वो कवि के द्वारा कल्पित होती है, जबकि आख्यायिका की कथा वस्तु ऐतिहासिक होती है। इतिहास में जो घटनाएं घट चुकी हैं उन्हीं घटनाओं को आधार बनाकर आख्यायिका लिखी जाती है। कथा का आरंभ जो है वो प्रारंभ में तो पद्य के द्वारा होता है और उसमें सज्जनों की प्रशंसा, दुष्टों की निंदा और कवि के वंश का वर्णन होता है, जबकि आख्यायिका में जितने भी प्राचीन कवि हैं उनकी प्रशंसा की जाती है, वो पद्य में की जाती है, और जो कवि अपने वंश का वर्णन करता है वह गद्य में करता है। कथा का विभाजन लंब में होता है, या तो होता है कथा का विभाजन लंब में, और यदि लंब में नहीं होता है तो कथा का विभाजन होता ही नहीं है। और आख्यायिका निश्चित तौर पर उच्छ्वासों में अथवा निश्वासों में विभक्त होती है। उच्छ्वासों के आरंभ में भावी घटना का परोक्ष रूप से निर्देश करने वाले पद्य भी होते हैं, ऐसा आख्यायिकाओं में मिलता है। कथा में जो मुख्य कथानक को लाने के लिए दूसरी कथा से आरंभ किया जाता है, उसके बाद में पहले दूसरी कथा चलती है और फिर दूसरी कथा के साथ ही मूल कथा को लिया जाता है। और आख्यायिका में जो होता है, कवि अपने पूरा वृत्तांत देता है पहले, और अपना पूरा वृत्तांत देने के बाद ही वह मुख्य कथा को प्रारंभ करता है। ऐसा भी कह सकते हैं कि कथा का जो वक्ता होता है वह नायक या अन्य पात्र होता है, जबकि आख्यायिका का जो वक्ता होता है वह स्वयं नायक होता है। अतः यह कथा आत्मकथा की जैसे होती है, यानी अपनी कथा कोई कह रहा हो ऐसी ही आख्यायिका होती है। कथा के जो विषय होते हैं वो कन्याहरण, युद्ध, वियोग, सूर्य चंद्र आदि जो प्रकृति के वर्णन होते हैं उनसे संबद्ध हो सकता है, उनसे जुड़ा हुआ हो सकता है, किंतु आख्यायिका का विषय ऐसा कभी भी नहीं होता है। इसके अतिरिक्त और भी है कि कथा के आरंभ में हमको देवताओं के, गुरुओं की वंदना देखने को मिलती है, जबकि आख्यायिका के आरंभ में केवल कवि के वंश का वर्णन मिलता है। कथा में वक्त्र और अपरवक्त्र जो छंद हैं उनका प्रयोग नहीं किया जाता है, जबकि आख्यायिका में इन छंदों का प्रयोग प्रायः देखने को मिलता है। तो ये कुछ विभेद हैं कथा और आख्यायिका में। इन विभेदों के पश्चात भी कथा और आख्यायिका में कुछ समानता देखने को मिलती है। क्या है वे समानताएं? कि इन दोनों की रचना संस्कृत गद्य में होती है, लेकिन कुछ विद्वानों का इसमें मतभेद है। उनका कहना है कि कथा संस्कृत भाषा में ही नहीं अपितु प्राकृत भाषा में भी देखने को मिलती है, लेकिन जो आख्यायिका होती है वह पूर्ण रूप से संस्कृत भाषा में ही लिखी होती है। गद्य की शैली इन दोनों में समान रूप से होती है। रस और भावों की समानता भी कथा और आख्यायिकाओं में समान रूप से होती है। नगर, वन, सरोवर, राजा, राजसभा, मृगया अर्थात शिकार, प्रेम आदि का समान रूप से वर्णन कथा और आख्यायिकाओं में देखने को मिलता है। तो यहाँ तक तो हम गद्य के परिचय को प्राप्त कर रहे थे। अब इन गद्य में जो हमारे कादंबरी के रचयिता हैं अथवा शुकनासोपदेश के रचयिता हैं बाणभट्ट, इनके बारे में परिचय प्राप्त करते हैं। फिर इनकी जो कृति है शुकनासोपदेश अथवा कादंबरी, इसके बारे में हम विस्तार से अथवा इसकी एक जो कथा है उसको भी जानेंगे। तो बाणभट्ट जो है, काव्य और नाटकों के क्षेत्र में जिस प्रकार से कालिदास को कीर्ति प्राप्त है, बिल्कुल ऐसे ही गद्य काव्यों में बाणभट्ट को यह उपलब्धि प्राप्त है।
संस्कृत काव्यों में तथा आभाणकों में बाण की प्रशस्तियाँ बहुत भरी हुई हैं। आभाणक का अर्थ होता है कहावतें। सौभाग्यवश बाण का काल और व्यक्तित्व दोनों के विषय में हमें पर्याप्त सूचनाएं देखने को मिलती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर्षचरित जो बाणभट्ट की स्वयं की रचना है, जिसका हम परिगणन आख्यायिकाओं में करते हैं, उसमें लगभग 2.5 उच्छ्वासों में और कादम्बरी का जो मंगल पद्य है उनमें इन्होंने अपना विस्तृत परिचय दिया है। ये बात आपके ध्यान में रखने योग्य है कि हर्षचरित के प्रारंभ के 2.5 उच्छ्वासों में और कादम्बरी के जो प्रारंभ के मंगल पद्य हैं उनमें बाणभट्ट ने अपना स्वयं का परिचय विस्तार पूर्वक दिया है। बाण के जो पूर्वज हैं वत्स सरस्वती पुत्र सारस्वत के चचेरे भाई थे और वत्स के कारण ही इनके पूरे वंश को वात्स्यायन वंश कहा जाता है, जिसमें कुबेर नाम के विद्वान व्यक्ति का जन्म हुआ। अब इन कुबेर के अच्युत, ईशान, हर और पाशुपत ये 4 पुत्र हुए। यानी पहले सरस्वती के पुत्र सारस्वत और उनके चचेरे भाई थे वत्स। तो वत्स के जो पुत्र हुआ उनका नाम कुबेर और कुबेर के 4 पुत्र थे ईशान, हर, पाशुपात और अच्युत। पाशुपात के पुत्र थे अर्थपति, जिनके भृगु इत्यादि 11 पुत्र हुए। इनमें जो 8वें चित्रभानु थे, यानी इन 11 पुत्रों में जो 8वें नंबर के थे चित्रभानु, वे कौन थे? बाण के पिता। तो आपके लिए जो जानने योग्य और याद रखने योग्य बात है वह यह है कि बाणभट्ट के पिता का नाम था चित्रभानु। और फिर इनके पुत्र हुए भूषण भट्ट। भूषण भट्ट को आप पुलिंद भट्ट के नाम से भी जानेंगे। जहाँ कहीं भी चर्चा देखने को मिलती है तो भूषण भट्ट अथवा पुलिंद भट्ट 2 नाम देखने को मिलते हैं। तो ये बाण के पुत्र थे। ये क्यों चर्चा में है? यह इसलिए चर्चा में है क्योंकि जो कादम्बरी की रचना है वो कहते हैं कि पूर्व भाग लिखकर ही बाणभट्ट ने ये देह त्याग दी थी और इसके बाद जो कादम्बरी को पूर्ण किया वो इनके पुत्र भूषण भट्ट अथवा पुलिन भट्ट ने किया था। तो इसलिए इनका नाम याद रखना आवश्यक है। तो बाण का वंश विद्या की अविच्छिन्न परंपरा है, द्विजोचित वैभव से संपन्न था। कहने का अर्थ ये कि बहुत संपन्न नहीं थे। द्विज के पास जितना धन संपदा होती है उतनी ही थी इनके पास, लेकिन विद्या का कोई वो नहीं था। विद्या बहुत अधिक थी इनके पास में, सभी पूरे परिवार के बाद। छोटी उम्र में ही इनकी माता का देहावसान हो गया था और पिता ने ही इनको पाला था। लेकिन जब ये 14 वर्ष के थे तब इनके पिता का भी देहांत हो गया था। छोटी उम्र में पिता के देहांत होने के कारण तो इन्होंने क्या किया, अपना अधिकतर समय देश देशांतर में घूमने में ही बिताया और इनकी इसकी वजह से निंदा भी बहुत हुई। राजा हर्ष की राज्यसभा में इनके हितैषी थे एक कृष्ण। कोई रिश्ता नहीं था उनसे, संबंधी नहीं थे इनके, बस ऐसे ही वो परिचय था इनका उनसे। तो राजा हर्ष जो हैं उनकी राज्यसभा में इन्होंने इनको कृष्ण ने इनको बुलाया और राजा से इनसे मिलने की व्यवस्था की। और जब राजा का उपेक्षा भाव, जब इनकी विद्वत्ता को राजा ने देखा तब वह सम्मान में परिणत हो गया था। तो एक प्रश्न जो आपके देखने को, आपको जानने के लिए, याद करने के लिए मिलेगा वो यह है कि वे कौन से राजा थे जिनकी राज्यसभा में बाणभट्ट गए थे। तो वे थे हर्षचरित। पर्याप्त समय इन्होंने हर्ष के सानिध्य में बिताया और कालांतर में अपने घर लौटने पर बंधुजनों के अनुरोध से इन्होंने हर्ष के जीवन का कुछ अंश इनको सुनाया और जो ही हर्षचरित नाम की जो आख्यायिका है गद्य काव्य के रूप में परिणत हुआ। बाणभट्ट का जो पैतृक निवास है वह है प्रीतिकूट, जो आजकल पीरू गांव में है, और च्वयनाश्रम देवकुंड के निकट औरंगाबाद जिले बिहार में है। यह शोण नदी के पूर्व कुछ दूरी पर है। यह संकेत बाण ने ही दिए हैं, यह आपको हर्षचरित में सुनने को मिलेगा। बाण के काल के बारे में पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं। तो 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में और उत्तरार्ध का कुछ वर्षों तक वो रहे हैं। और हर्षवर्धन ने बाण का जो साक्षात्कार किया था वो 630 से 40 ईस्वी के बीच किया था। तो इस प्रकार से बाण का समय जो है वो 7वीं शताब्दी के आसपास का माना जाता है। बाण की रचनाएं,
बहुत मुख्य प्रश्न है आपके लिए। तो जो प्रमाण सिद्ध रचनाएं हैं बाण की वो 3 हैं। एक है हर्षचरित आख्यायिका, कादम्बरी यह कथा है, और चंडी शतक जो है दुर्गा माता की इन्होंने स्तुति की है, ये काव्य रूप में है। इसमें दुर्गा के या चंडी के नाम से शतक यानी 100 श्लोकों की रचना की है। इसके अतिरिक्त बाण की कोई प्रमाण सिद्ध रचनाएं नहीं देखने को मिलती है। तो यहाँ तक हमने गद्य काव्यों के बारे में और बाणभट्ट के बारे में एक संक्षिप्त सा परिचय प्राप्त किया है। अगले वीडियो में हम शुकनासोपदेश की कथा अथवा कादम्बरी की कथा है उसके बारे में चर्चा करेंगे और शुकनासोपदेश को प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।